मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं यहाँ पर बात करूँगी व्यक्तित्व विभिन्नता के विषय वैयक्तिक विभिन्नता के विषय में। वैयक्तिक विभिन्नता का साधारण अर्थ होता है व्यक्तिगत विभिन्नता। देखिए, जेम्स ड्रेवर ने वैयक्तिक विभिन्नता के विषय में क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि कोई व्यक्ति अपने समूह के सारे मानसिक गुणों के औसत से जितनी भिन्नता रखता है उसे वैयक्तिक विभिन्नता कहते हैं। अर्थात जो औसत गुण होते हैं, औसत गुण जैसे जो सामान्य गुण होते हैं वह तो सभी व्यक्तियों में पाए जाते हैं, लेकिन जो सामान्य गुण के अतिरिक्त जो विभिन्नताएं होती हैं वह प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होती हैं। जैसे कुछ न कुछ विशेषता ऐसी होती हैं जो प्रत्येक व्यक्ति में एक जैसे नहीं होती हैं। जैसे किसी का मुंह गोल होता है, ठीक है, किसी का मुंह यदि गोल है तो बहुत सारे लोगों का मुंह गोल होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक ही जैसी नाक प्रत्येक गोल मुंह वालों की हो, या फिर जिसका अंडाकार फेस होता है ज़रूरी नहीं कि प्रत्येक अंडाकार फेस वालों की आंखें लंबी ही हो। तो मतलब एक जैसा नहीं होता है, कुछ न कुछ विभिन्नता रह ही जाता है। तो देखिए, विभिन्नताएं किन किन कारणों से होती है। विभिन्नताएं आनुवंशिक और पर्यावरणीय होती हैं। जैसे कि यदि गर्मी वाले क्षेत्र में व्यक्ति रह रहा है, वहाँ का वातावरण या पर्यावरण या जलवायु वहाँ की यदि बहुत ज़्यादा गर्म आर्द्र है या भूमध्य रेखा के पास रह रहा है तो वहाँ का व्यक्ति काला होगा। और यदि यूरोपीय क्षेत्रों में रहने वाला है, यूरोप महाद्वीप की तरफ, तो उधर का व्यक्ति गोरा होगा। पर्यावरण का प्रभाव है। और जो व्यक्ति का नाक नक्श वगैरह अपने माँ बाप को पड़ता है वह आनुवंशिक विभिन्नता है। तो यहाँ पर मैं व्यक्तिगत विभिन्नता के क्षेत्र के विषय में बात करूँगी। देखिए, कुछ क्षेत्र हैं जैसे शारीरिक लक्षण में भी विभिन्नता होती है, बुद्धि में भी विभिन्नता होती है। एक जैसी बुद्धि सबकी नहीं होती, कुछ न कुछ अंतर होता ही है। रुचि में विभिन्नता होती है। संवेग 14 होते हैं। संवेग क्या होते हैं, ये सब क्या होते हैं, इसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूँगी। मैं एक भूमिका तैयार कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। मैं यहाँ पर बता रही हूँ, मैं केवल सी-टेट में पूछे जाने वाले कुछ मुख्य पॉइंट्स को यहाँ पर रख रहे हैं जो कि यूपी टेट के लिए भी महत्वपूर्ण है। देखिए, सामाजिक गुण प्रत्येक व्यक्ति में एक जैसा नहीं होता है। भाषा सीखने का तरीका एक जैसा नहीं होता है। व्यक्ति की मानसिक विकास भी एक तरह से नहीं होता। किसी का थोड़ा स्लो होता है, किसी का जल्दी होता है। क्रियात्मक योग्यता जैसे कार्य करने की योग्यता, एक्टिविटी जो व्यक्ति का होता है, जैसे कहा जाता है कि फला व्यक्ति बहुत एक्टिव पर्सन है। कोई लेजी होता है, थोड़ा सा आलसी होता है। सबकी अभिक्षमता, अभिरुचि एक जैसी नहीं होती है। सृजनात्मकता भी सब में एक जैसी नहीं होती। जैसे किसी का आर्ट या क्राफ्ट के प्रति ज़्यादा रुचि है, और रुचि नहीं, सृजनात्मकता मतलब सृजन कर लेता है, बना लेता है, अपनी तरफ से कल्पना कर लेता है, सोच लेता है, नई नई चीज़ों का वो विकास करता है, मतलब बनाता रहता है कुछ न कुछ। तो ज़रूरी नहीं कि एक ही जैसी चीज़ बनाए, अलग अलग बनाता है। कि कोई जो है कविता लिखने में सृजनशील है तो कोई आर्ट बनाने में है, इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मैं जान रही हूँ कि ये सब चीज़ें आप लोगों को पता होगी, और यदि पता नहीं होगी तो मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी। यहाँ केवल एक भूमिका, समझ लीजिए, एक तरह से ट्रेलर बता रही हूँ मैं। यदि आप लोगों को पसंद आए, आप लोग लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आप लोगों को मेरे से पढ़ना है बाल विकास, तो मैं आगे और वीडियो बनाऊँ बाल विकास पर। देखिए, कारण क्या है। हाँ, आनुवंशिक कारण, वातावरणीय कारण हमने बता दिया। प्रजाति एवं राष्ट्रीयता भी कारण होती है। जैसे कि यदि जनजाति क्षेत्र का है तो उसका स्वभाव व्यवहार अलग होगा, और यदि उच्च कुल खानदान का है तो अलग होगा। आयु के अनुसार भी विभिन्नता होती है, क्योंकि यदि छोटा बच्चा है तो बच्चों जैसा बर्ताव करेगा, बड़ा है तो बड़ों जैसा बर्ताव करेगा। वृद्धि, जैसे जिस प्रकार से उसकी शारीरिक वृद्धि हुई है, यदि वो बड़ा है, वही बात है आयु एवं वृद्धि। और परिपक्व से आयु के अनुसार वृद्धि भी होती है। यदि बड़ा बच्चा है तो बड़े बच्चे जैसा व्यवहार करेगा, छोटा है तो छोटे जैसा बर्ताव करेगा। देखो, परिपक्व होता जाता है बच्चा, जितना परिपक्व होगा उतना उसकी बुद्धि परिपक्व होगी। लिंग यदि जेंडर जैसा होता है वैसा बर्ताव करता है। जैसे यदि लड़कियाँ हैं तो उनकी आवाज़ पतली होती है, उनमें भावनात्मकता थोड़ी ज़्यादा होती है। लड़के हैं उनमें थोड़ा कठोरता ज़्यादा होती है और उनकी आवाज़ भारी होती है। और भी बहुत सारे विशेषता हैं, मैं सबका यहाँ पर जिक्र नहीं कर रही हूँ। आगे आप लोग पूछेंगे तो मैं बताऊँगी और अन्य वीडियो भी लेकर आऊँगी। एक ही बात मैं बार बार नहीं करती। देखिए, मैं जितने भी सिद्धांतवादी हैं और जिन जिन सिद्धांत को दिए हैं, जो सिद्धांतवादी जिन जिन सिद्धांतों को दिए हैं, वे सारा मैंने एक वीडियो में ट्रिक के माध्यम से, ट्रिकी कविता के माध्यम से मैंने बता रखा है एक वीडियो में। उसको आप लोग जाकर देख लीजिए प्लेलिस्ट में।
आर्थिक सामाजिक स्थिति, शिक्षा और संस्कृति। देखिए आर्थिक सामाजिक, यदि धनी बच्चा है तो छोटे पर से उसके पास सारी सुविधाएं होगी, कंप्यूटर होगा, मोबाइल होगा, लैपटॉप होगा, इत्यादि सारी चीज़ें होगी। उसको अच्छी स्कूल में भेजा जाएगा, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, उसके घर का माहौल रहन सहन ऐसा है कि उसको अच्छे आचरण, अच्छी बुद्धि सिखाया गया तो बच्चा बहुत ही ज़्यादा शिष्ट होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर संस्कृति सभ्यता होगी। और यदि कोई ऐसा बच्चा है जिसको छोटे पर से मारा पीटा जाता हो, अच्छे तरह से पढ़ाया नहीं जाता हो, उसके पास कोई सामान नहीं हो, कोई सुविधा नहीं हो पढ़ने लिखने के लिए, तो उसकी बुद्धि थोड़ी आक्रामक हो सकती है, या फिर उसके मन में ऐसा बैठ सकता है कि हमारे माँ बाप अच्छे नहीं, इत्यादि बातें। देखिए शिक्षा और संस्कृति का भी प्रभाव पड़ता ही है, व्यक्ति विभिन्नता है, आप लोग जानते हैं। आगे देखिए शिक्षण के नियम कौन कौन से होते हैं। शिक्षा के नियम सरल से जटिल होते हैं। जैसे कोई सवाल समझाना तो पहले छोटे छोटे सवाल को समझाइए, जैसे 2+2 4 समझाइए, 3+3 6 समझाइए, फिर आगे चल के उसको कठिन कर दीजिए, फिर जो है 3 गुणे 3 समझाइए, इत्यादि 3 × 3 ऐसे समझाइए, फिर उसको डिवाइड करवाइए, फिर थोड़ी बड़ी संख्या लीजिए। ऐसे होता है ना, सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। जो आपको जानकारी है उससे जोड़कर, जो जानकारी नहीं है उसको बताना। ज्ञात से अज्ञात हो गया। मूर्त से अमूर्त की ओर, जैसे कोई चीज़ें दिखाकर, जैसे एक पक्षी दिखाकर आपको बताया जाए कि देखिए इसी प्रकार का शुतुरमुर्ग होता है। शुतुरमुर्ग आपको दिखाया जाए और बताया जाए इस प्रकार के और कौन कौन से पक्षी होते हैं, ज़रा सोच कर बताओ, इत्यादि चीज़ें। मतलब आपके सामने जो रखा है उसको दिखाकर, उसके माध्यम से जो आपके सामने नहीं है उसके विषय में भी बता देना। संपूर्ण से अंश की ओर, कभी कभी ऐसा होता है संपूर्ण, मतलब पहले पूरी विषय वस्तु आपके सामने दे दी जाएगी, फिर उसके छोटे छोटे पार्ट करके, जैसे कोई मान लीजिए संधि विच्छेद में कोई वो संधि है, उसको जो है तोड़ कर छोटे छोटे भागों में करके समझाया। जैसे हिमालय मान लीजिए है, तो बताया जाएगा हिमालय देखो संपूर्ण शब्द है, और उसको हिम प्लस आलय किया जाए तो अंश, मतलब उसके छोटे पार्ट को कर दिया जाएगा। उसको भी और भी ज़्यादा छोटे पार्ट में करना हो तो ही म हलंत होगा, उसके बाद प्लस अ, फिर प्लस आ, प्लस आलय इत्यादि। इस तरीके से जो बताया जाए तो क्या हुआ, संपूर्ण से अंश की ओर। बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा में क्या क्या होता है, देखो बालक की सक्रिय भूमिका होती है, बालक केंद्र बिंदु होता है, बालक का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, बालक स्वतंत्र होना चाहिए, यानी कि ज़बरदस्ती उसको नियंत्रित करिए, स्व अनुशासित, अपने से वो अनुशासित होगा, यानी कि आप अनुशासन के नाम पर उसको दंड देते रहिए। प्रश्न पूछने वाला होना चाहिए, अर्थात जिज्ञासु होना चाहिए, उसको जो समझ में ना आए वो पूछे। कार्यों में भाग लेने वाला होना चाहिए, एक्टिविटी उसके अंदर होनी चाहिए। हाँ, समान अधिकार, प्रत्येक बच्चे को समान अधिकार देना चाहिए। सम्मान की भावना, उसका सम्मान भी करना चाहिए, ये नहीं कि उसको चाहे जो शिक्षक अपमानित कर दे, जबकि ऐसा होता नहीं। लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन अक्सर बच्चों को डांट कर रखा जाता है। हाँ, कुछ स्कूल ऐसे भी होते हैं जहाँ पर इस बात का ध्यान रखा जाता है। आगे देखिए शिक्षक को कैसा होना चाहिए। शिक्षक को एक निर्देशक की भूमिका अपनानी चाहिए। शिक्षक की गौण भूमिका होती है, अर्थात मुख्य केंद्र बिंदु तो छात्र हो गया, तो गौण भूमिका शिक्षक की हो गई। सहायता करने वाला होना चाहिए, मार्गदर्शक होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए, और शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञानी होना चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्येक नई चीज़ को प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत जोड़ा जाएगा। बच्चों को शाब्दिक गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है कि उनकी स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। बच्चे को चाहे शब्द से दंड दीजिए या फिर बिना शब्द के दंड दीजिए, इसका परिणाम यही होता है कि बच्चा स्वयं को, अपने आप को समझ नहीं पाता है। उसको लगता है कि हर चीज़ हमें दूसरे के मन से ही करना है, अर्थात वो हर बात या कुछ भी उनको अपने जीवन में निर्णय लेना होता है तो दूसरों से पूछते रहते हैं। वो अपने आप को नहीं समझ पाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, इसलिए गलत बात है। आगे देखिए शिक्षण में अध्यापक के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जाता है। किस अंतर्दृष्टि को, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। अच्छा, ये क्या है, लगता है यहाँ पर कुछ छूट रहा है, ठीक है, मैं आगे देख लूँगी, आप लोग आगे चलिए। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है, अभिसारी चिंतन से। मैंने अभिसारी अपसारी चिंतन पर वीडियो बना रखी है, आप लोग जाकर देख लीजिए। मैं एक ही बात को बार बार नहीं बताती हूँ, क्योंकि मुझे अभी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बतानी। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बहुत अच्छी वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक सशक्त है। यह पाठ्य योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करता है और शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। कौन,
कौन मदद करता है? पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु की थीम, ठीक है। पाठ्य योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करता है, शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार भोजन पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है। हाँ है। कुडुख भाषा झारखंड की भाषा है। कुडुख भाषा के विषय में आप लोग नहीं सुने होंगे ना, ये झारखंड की एक भाषा है। चूँकि ये NCERT के बुक में दिया हुआ है और CTET में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहाँ पर इसका जिक्र करी हूँ। देखिए आगे, हम भारत के लोग अर्जेंटीना के सापेक्ष हैं। सापेक्ष और निरपेक्ष माने, यदि आप लोग नहीं जानते हो तो मैं बता देती हूँ कि सापेक्ष और निरपेक्ष क्या होता है। सापेक्ष अर्थात विपरीत। आप लोग मैप में देखकर बताइएगा कि आप लोग सापेक्ष का मतलब क्या समझ रहे हैं। सापेक्ष का अर्थ होता है विपरीत। आप लोग देखेंगे मैप में तो जहाँ अर्जेंटीना है उसके विपरीत भारत पड़ेगा। आगे देखिए, अहमदाबाद से केरल के रास्ते पश्चिमी घाट में अनेक सुरंगें पड़ती हैं। अहमदाबाद जानते हैं गुजरात में है, और केरल भी आप लोग जान रहे हैं कि समुद्र तट के किनारे पर है। अहमदाबाद से यदि केरल जाना हो तो बीच में अनेक सुरंगें मिलेंगी आप लोगों को। बाघ पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है, अर्थात उसको बहुत ज़्यादा सुनाई देता है, आवश्यकता से अधिक। वर्ली महाराष्ट्र, वर्ली जो है महाराष्ट्र का एक पारंपरिक कला का प्रकार है। अब यदि वर्ली शब्द पूछ दे तो आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि वर्ली क्या है, वर्ली तो हम लोगों ने कभी सुना ही नहीं है, तो समझ जाइए यहाँ पर कि एक पारंपरिक कला का प्रकार है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने यहाँ पर बहुत जल्दी भूमिका को बता दिया है बाल विकास का। वैसे मैंने हिंदी से संबंधित बहुत सारी वीडियो बना रखी है। अब मुझे देखना है कि आप लोगों को कितना पसंद आता है वीडियो। आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हो कि नहीं करते हो, तो उस हिसाब से हमें आगे की वीडियो बनानी होगी। हम आगे और भी अच्छी वीडियो बना कर लाएंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं जितनी ईमानदारी से आप लोगों को बता देती हूँ तो हमें अपनी ईमानदारी का फल अवश्य ही मिलेगा, तथा आप लोगों को भी जो मैं बता रही हूँ उससे फ़ायदा होगा, लाभ होगा अपने एग्ज़ाम के लिए। अतः आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए, तब मैं और भी अच्छी वीडियो लेकर आऊँगी। तो आज तक के लिए बस इतना ही। ओके, बाय।